हम सबने बचपन में आसमान की ओर देखा है। कुछ ने तारे गिने, कुछ ने चांद से बातें की, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी नजरों ने सवाल पूछा, क्या यही सब कुछ है? या इस अनंत आकाश के उस पार कुछ और भी है? कुछ ऐसा जो अब तक हमारी आंखों से छुपा हुआ है? सौर मंडल, एक सुव्यवस्थित व्यवस्था, 8 ग्रह, एक सूरज, अनगिनत उपग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों का जाल, सब कुछ अपनी कक्षा में, अपनी चाल में। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना व्यवस्थित है? या फिर वहां कहीं एक ऐसा छुपा हुआ खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे से खेल को नियंत्रित कर रहा है? पिछले कुछ दशकों से खगोल शास्त्रियों ने सौरमंडल के किनारों पर कुछ अजीब हरकतें महसूस की हैं। दूर स्थित बौने ग्रहों की कक्षाएं जैसे किसी अदृश्य ताकत द्वारा खींची जा रही हों। इन गुरुत्वीय झुकावों को समझने की कोशिश की गई और फिर आया एक नाम जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को चौंका दिया, प्लेनेट एक्स। एक ऐसा ग्रह जो ना दिखाई देता है, ना सीधे पकड़ा जा सकता है, पर इसके असर को महसूस किया जा सकता है। जैसे किसी कमरे में कोई छुपा हो जो खुद न दिखे, मगर उसके चलने की आहट हर कोई सुन ले। क्या प्लेनेट एक्स वास्तव में अस्तित्व में है, या यह बस एक गणनात्मक भ्रम है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं हां, और उनके पास इसके समर्थन में ठोस गणनाएं और खगोलिक साक्ष्य हैं। तो वहीं कुछ इसे एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं, एक खगोलीय छलावा। लेकिन मानवीय जिज्ञासा इतनी आसानी से हार नहीं मानती। टेलीस्कोप्स की निगाहें अब सौरमंडल की सीमाओं से भी बाहर झांक रही हैं। सुपर कंप्यूटर दिन रात उन संकेतों को खंगाल रहे हैं जिनसे उस छिपे हुए ग्रह की एक झलक मिल सके। कल्पना कीजिए, एक ऐसा ग्रह जो सूरज से इतनी दूरी पर है कि उसे एक बार अपनी कक्षा पूरी करने में 10,000 साल लगते हैं। एक ऐसा स्थान जहां समय जैसे रुक गया हो, जहां अंधकार घना है और तापमान जीवन की कल्पना से परे। लेकिन इस कहानी का सबसे रहस्यमय पहलू ये नहीं कि प्लेनेट एक्स कितना दूर है, बल्कि ये है कि इसके होने का अर्थ क्या है। अगर ये ग्रह अस्तित्व में है तो क्या यह हमेशा से था? क्या हमारे पूर्वजों ने कभी इसे देखा था? क्या यही है वो निबिरू जिसकी बातें सुमेरियन सभ्यता ने हजारों साल पहले की थी? क्या हो अगर यह ग्रह सिर्फ एक खगोलीय वस्तु नहीं, बल्कि इतिहास का एक लुप्त अध्याय हो? क्या हो अगर यह अतीत में पृथ्वी के जीवन को प्रभावित कर चुका हो और भविष्य में फिर से करेगा? इन सवालों के जवाब कहीं वहां हैं, सौरमंडल के उस अंधेरे कोने में जहां अभी तक हमारी नजर नहीं पहुंची। और यही है इस श्रृंखला की शुरुआत। हम चल पड़े हैं एक ऐसी खोज पर जो विज्ञान, इतिहास और रहस्य को एक साथ जोड़ेगी। प्लेनेट एक्स कोई साधारण ग्रह नहीं, ये एक प्रतीक है उस अनजाने की तलाश का जो हमें इंसान बनाता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम सवाल पूछते हैं, हम खोजते हैं, और जब तक जवाब नहीं मिलते हम रुकते नहीं। तो आइए इस यात्रा में साथ चलें, उस अनदेखे ग्रह की ओर जो हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। खोज का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। कभी कभी जवाब पाने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी एक सवाल के पीछे लगा देनी पड़ती है, और कभी एक धुंधली सी झलक पूरी दुनिया की दिशा बदल देती है। 19वीं और 20वीं शताब्दी, खगोल शास्त्र अपने नए युग में प्रवेश कर रहा था। बड़े बड़े टेलीस्कोप बन चुके थे और इंसान की नजरें अब सौरमंडल की सीमाओं से भी आगे देखने लगी थीं। लेकिन तभी कुछ अनोखा देखा गया। ग्रहों की गति, विशेषकर यूरेनस और नेपच्यून की चाल में एक असमानता पाई गई, मानो कोई और ताकत उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। पर वहां तो कोई ग्रह नहीं था, या शायद था पर दिख नहीं रहा था। यह वही क्षण था जब प्लेनेट एक्स का बीज वैज्ञानिक कल्पना में बोया गया। टेलीस्कोपों की आंखें आकाश को खंगालती रहीं, और फिर वर्ष 1930 में क्लाइड टॉम्बो ने एक नई वस्तु देखी, प्लूटो। सभी ने समझा शायद यही प्लेनेट एक्स है, पर जल्द ही पता चला उसका आकार बहुत छोटा है, इतना छोटा कि वो बाकी ग्रहों पर प्रभाव डाल ही नहीं सकता। तो फिर सवाल वहीं खड़ा रहा, अगर प्लूटो नहीं तो कौन? समय बीतता गया, लेकिन खोज जारी रही। 2015 में एक नई उम्मीद जगी। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 वैज्ञानिकों, माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन बेटिगिन, ने दावा किया कि उन्होंने ग्रहों की गति में एक पैटर्न देखा है जो सिर्फ एक विशाल अदृश्य ग्रह की वजह से ही हो सकता है। इस बार यह केवल धारणा नहीं थी, उनके पास गणनाएं थीं
मॉडल थे और सबसे बड़ी बात, संकेत थे। उन्होंने बताया कि यह ग्रह संभवतः नेपच्यून से 10 गुना भारी है और इसकी कक्षा इतनी लंबी है कि वह सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 10,000 से 20,000 वर्ष लेता है। सोचिए, एक ग्रह जो हमारे सौरमंडल का हिस्सा है लेकिन हमारी नजरों से अब तक छिपा रहा। क्या वो हमें देखता रहा होगा? क्या उसकी कोई भूमिका रही है हमारे इतिहास में? इन सवालों की कोई निश्चित पुष्टि नहीं है, लेकिन एक चीज तय है, पहली झलक मिल चुकी है। एक पराया ग्रह अब हमारी सोच का हिस्सा बन चुका है और जिस दिन टेलीस्कोप की नजर उससे टकराएगी, वो दिन विज्ञान का इतिहास बदल देगा। लेकिन सवाल सिर्फ खगोलीय नहीं है, सवाल हमारे भीतर भी है। हम क्यों इतनी दूर तक देखते हैं? क्यों हमें उन चीजों की तलाश है जो अभी तक मिली ही नहीं? क्यों हम अपनी सीमाओं को तोड़ते रहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमारी आत्मा को विस्तार चाहिए, हमारी जिज्ञासा को उड़ान चाहिए। और प्लेनेट एक्स वह सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वह इंसानी खोज की चरम सीमा है। हमारा ब्रह्मांड सिर्फ वो नहीं है जो दिखता है, बल्कि ज्यादातर वो है जो छुपा हुआ है, अंधेरे में, दूरी में और हमारी कल्पनाओं से परे। हर वस्तु जो इस ब्रह्मांड में है उसका एक वजन होता है, एक असर जिसे गुरुत्व कहते हैं। हम चाहे किसी चीज को देखें या न देखें, लेकिन अगर उसका गुरुत्वीय प्रभाव महसूस हो तो हम जान जाते हैं वो वहां है। प्लेनेट एक्स की कहानी दरअसल शुरू ही होती है इस अदृश्य प्रभाव से। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में खगोलविदों ने देखा यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों की चाल में कुछ अजीब था, मानो कोई तीसरी शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। लेकिन आसमान में तो कुछ नहीं दिख रहा था। यह कोई संयोग नहीं था, यह था एक संकेत, एक गुरुत्वीय हस्ताक्षर, ग्रेविटेशनल फिंगरप्रिंट, जो किसी छिपे हुए दैत्य ग्रह की उपस्थिति को दर्शा रहा था। धीरे धीरे खगोल विज्ञान ने अपने उपकरण तेज किए। 1990 के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि काइपर बेल्ट में कई छोटे छोटे पिंड, जैसे कि सिडना, एरिस और ऑर्थ क्लाउड की बौनी वस्तुएं किसी अदृश्य ताकत के इर्द गिर्द अपनी कक्षाएं झुका रही थीं। ये संयोग नहीं थे, ये पैटर्न थे, गूढ़ मगर साफ। 2016 में माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन बेटिगिन ने एक साहसिक दावा किया। हमने ऐसे 6 ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी कक्षाएं एक ही दिशा में झुकी हुई है। यह संभव ही नहीं जब तक कि वहां कोई बहुत ही भारी चीज, एक बड़ा ग्रह, उनकी चाल को नियंत्रित न कर रहा हो। इसे समझने के लिए आप कल्पना करें, जैसे कोई अदृश्य मगर शक्तिशाली चुंबक समुद्र के नीचे रखा हो और आप ऊपर तैरती नावों की दिशा में हलचल देख रहे हों। नावें तो दिख रही हैं, पर चुंबक नहीं। लेकिन असर साफ है। यह अदृश्य ग्रह संभवतः 10 पृथ्वियों जितना भारी है। उसकी कक्षा अत्यंत लंबी और खिंची हुई है। वह सूर्य से इतने दूर है कि वहां सूरज एक चमकते हुए सितारे से ज्यादा नहीं दिखता। वहां एक वर्ष यानी एक चक्कर 10,000 से 20,000 पृथ्वी वर्षों के बराबर होता है। जनवरी 2016 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक के खगोलविदों कॉन्स्टेंटिन बेटिगिन और माइक ब्राउन ने एक शोध की घोषणा की थी, जिसमें बाहरी सौर मंडल में पृथ्वी के आकार से लगभग 1.5 गुना बड़े एक ग्रह के प्रमाण मिले थे। इस दूरस्थ दुनिया का अस्तित्व फिलहाल सैद्धांतिक ही है। बेटिगिन और ब्राउन ने वास्तव में किसी ग्रह का अवलोकन नहीं किया था। यह काल्पनिक नेपच्यून आकार का ग्रह हमारे सूर्य के चारों ओर एक अत्यधिक लंबी कक्षा में, प्लूटो से भी बहुत दूर, चक्कर लगाता होगा। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 5 से 10 गुना हो सकता है और यह औसतन नेपच्यून की तुलना में सूर्य से 20 से 30 गुना अधिक दूरी पर परिक्रमा कर सकता है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में इसे 10,000 से 20,000 पृथ्वी वर्ष लग सकते हैं। यदि यह ग्रह मौजूद है तो यह दूरस्थ कुइपर बेल्ट में कुछ छोटी वस्तुओं की अद्वितीय कक्षाओं को समझाने में मदद कर सकता है। कुइपर बेल्ट बर्फीले मलबे का एक ऐसा क्षेत्र है जो नेपच्यून की कक्षा से भी काफी आगे तक फैला हुआ है। इस दूरस्थ दुनिया का अस्तित्व बाहरी सौर मंडल में गुरुत्वाकर्षण पैटर्न पर आधारित है और जैसा कि बताया गया है, यह ग्रह फिलहाल सैद्धांतिक ही है। बेटिगिन और ब्राउन ने इस काल्पनिक वस्तु को प्लैनेट 9 का उपनाम दिया। हालांकि नेपच्यून से परे के क्षेत्र में एक अज्ञात बड़े ग्रह की अवधारणा की पिछले 1 सदी में कई बार जांच की गई है,
जो विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। इसे कभी कभी प्लैनेट एक्स भी कहा जाता है। प्लैनेट एक्स और प्लैनेट 9 नामों का प्रयोग कभी कभी एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन प्लैनेट एक्स शब्द एक सदी से भी अधिक समय से उपयोग में है। वहीं प्लैनेट 9 2016 में प्रकाशित एक विशिष्ट परिकल्पना की भविष्यवाणी को संदर्भित करता है। प्लैनेट एक्स नाम का उपयोग शुरू में खगोल शास्त्री पर्सिवल लोवेल द्वारा 1915 में विकसित एक परिकल्पना के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य यह समझाना था कि यूरेनस की कक्षा को क्या विचलित कर रहा होगा। यहां एक्स अक्षर एक्स है, न कि रोमन अंक 10। खगोलविदों ने आखिरकार यह निर्धारित किया कि यूरेनस की कक्षा में हुए विक्षोभ माप में त्रुटियां थीं और वे वास्तविक नहीं थे। लेकिन लोवेल द्वारा शुरू की गई एक विशाल दूरस्थ ग्रह की खोज अप्रत्यक्ष रूप से 1930 में प्लूटो की खोज का कारण बनी। प्लूटो को हमारे सौर मंडल का 9वां प्रमुख ग्रह माना जाता था, जब तक कि 2016 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा ग्रह की परिभाषा बदल नहीं दी गई। इस नई परिभाषा ने प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकृत किया। यहां तक कि IAU की कार्रवाई से पहले भी जब प्लूटो की खोज हुई थी, तब यह माना जाता था कि प्लूटो पृथ्वी जितना विशाल था। जैसे जैसे समय बीतता गया और प्लूटो के बारे में अधिक जानकारी मिली, वैज्ञानिकों ने इस गलती को सुधारा। चूंकि प्लूटो को अब एक बौना ग्रह के रूप में लेबल किया गया था और अब इसे हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह नहीं माना जाता था, इसीलिए कैलटेक के खगोलविदों ने 2016 में अपनी परिकल्पित ग्रह की घोषणा करते समय उसे प्लैनेट 9 कहा। कुइपर बेल्ट का अध्ययन करने वाले खगोलविदों ने गौर किया है कि उस क्षेत्र में कुछ बौने ग्रह और अन्य छोटी बर्फीली वस्तुएं ऐसी कक्षाओं का अनुसरण करती हैं जो आपस में गुच्छों में रहती हैं। इन कक्षाओं का विश्लेषण करके कैलटेक टीम ने इस संभावना की भविष्यवाणी की कि प्लूटो से कहीं दूर एक बड़ा पहले से अज्ञात ग्रह छिपा हो सकता है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि एक संभावित विशाल ग्रह के साथ गुरुत्वाकर्षण संबंधी अंतःक्रियाएं उन कुइपर वस्तुओं की असामान्य कक्षाओं की व्याख्या कर सकती हैं। ग्रह 9 प्लैनेट 9 की खोज से हमारे सौर मंडल को समझने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। जैसे कि हम ब्रह्मांड में अपनी जगह को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यह सिर्फ एक नया ग्रह नहीं होगा, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय पहेली का गुमशुदा टुकड़ा हो सकता है, जो अब तक हमारे सौर मंडल के कुछ सबसे अजीबोगरीब रहस्यों को सुलझा सकता है। यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि रहस्यमय झुकाव, कुइपर बेल्ट में मौजूद लंबी अवधि की कक्षाओं वाले पिंड औसतन सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के तल प्लेन के संबंध में लगभग 20 डिग्री क्यों झुके हुए हैं। यह झुकाव एक बड़ा सवाल है और प्लैनेट 9 का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इसका स्पष्टीकरण हो सकता है। कक्षाओं का अद्भुत गुच्छा, ये लंबी अवधि की कक्षाएं अपनी दिशाओं में एक साथ क्यों झुंड बनाती हैं? यह ऐसा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन्हें एक विशेष तरीके से संरेखित कर रही हो, और प्लैनेट 9 वह शक्ति हो सकती है। उच्च झुकाव वाले ट्रांस नेपच्यूनियन पिंडों का अस्तित्व। हमारे सौर मंडल में अत्यधिक झुकाव वाले ट्रांस नेपच्यूनियन पिंडों की एक दूरस्थ आबादी क्यों मौजूद है? ये विचित्र कक्षाएं एक शक्तिशाली अनदेखे पड़ोसी की ओर इशारा कर सकती है। विशाल ग्रहों के बीच प्रतिगामी गति, उन वस्तुओं का अस्तित्व जो विशाल ग्रहों के बीच रहती हैं और सूर्य की परिक्रमा उल्टी दिशा में रेट्रोग्रेड करती हैं। यह सौर मंडल के निर्माण के हमारे वर्तमान मॉडलों को चुनौती देता है, और प्लैनेट 9 एक ऐसा मास्टर नियंत्रक हो सकता है जो इन अजीबोगरीब गतियों को नियंत्रित करता है। नेपच्यून की कक्षा को पार करने वाले कुइपर बेल्ट पिंडों की निरंतरता। लंबी अवधि के कुइपर बेल्ट पिंडों का अस्तित्व जिनकी कक्षाएं नेपच्यून की कक्षा को पार करती है, फिर भी वे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहते हैं। प्लैनेट 9 की उपस्थिति उन्हें अपने पथ पर बनाए रखने वाली अदृश्य शक्ति हो सकती है। इसके अलावा इस ग्रह की खोज हमारे सौर मंडल को थोड़ा और सामान्य बना सकती है। हमारी आकाशगंगा में अन्य तारों के चारों ओर ग्रहों के सर्वेक्षणों से पता चला है कि सबसे सामान्य प्रकार के ग्रह सुपर अर्थ्स और उनके चचेरे भाई हैं, जो पृथ्वी से बड़े लेकिन नेपच्यून से छोटे होते हैं।
लेकिन हमारे सौर मंडल में इस तरह का कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है। प्लैनेट 9 उस कमी को पूरा करने में मदद करेगा। यह दर्शाता है कि हमारा अपना सौर मंडल उतना भी असामान्य नहीं है जितना हमने सोचा था। यह हमें ब्रह्मांड में ग्रहों के निर्माण और वितरण के बारे में एक नई और रोमांचक तस्वीर दे सकता है। आजकल हवाई में स्थित केक और सुबारू जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप इस रहस्यमयी ग्रह को खोजने में लगे हैं। ये टेलीस्कोप अपनी अद्भुत क्षमताओं से लैस रात के अंधेरे में तारों और आकाश गंगाओं के बीच उस एक गुमशुदा टुकड़े को तलाश रहे हैं जो हमारे सौर मंडल की पहेली को सुलझा सकता है। लेकिन यह केवल बड़े टेलीस्कोप का काम नहीं है। नासा द्वारा वित्त पोषित एक अद्भुत नागरिक विज्ञान परियोजना है जिसका नाम है बैकयार्ड वर्ल्ड्स प्लैनेट 9। बैकयार्ड वर्ल्ड्स प्लैनेट 9। यह परियोजना आम लोगों को भी इस महान खोज में शामिल होने का मौका देती है। नासा के वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर वाइज मिशन द्वारा ली गई तस्वीरों का उपयोग करके आप अपने घर से ही इस ग्रह की तलाश में मदद कर सकते हैं। वाइज ने पूरे आकाश का 4 इंफ्रारेड तरंग दैर्ध्य बैंडों में सर्वेक्षण किया था। वाइज को बाद में 2013 में नियो वाइज नाम दिया गया और पृथ्वी के पास के क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की तलाश के लिए इसका उद्देश्य बदल दिया गया था। इसका मिशन 31 जुलाई 2024 को समाप्त हो गया। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड एक विशाल पहेली है और हर आंख एक जासूस की तरह काम कर सकती है। अब एक और उम्मीद की किरण क्षितिज पर चमक रही है। चिल्ली के उत्तरी भाग में सेरो पचोन नामक एक पहाड़ की चोटी पर स्थित रूबिन ऑब्जर्वेटरी यह वेधशाला 2025 में संचालन शुरू करने वाली है। सोचिए, यह एक विशाल आंख होगी जो अगले 10 वर्षों तक दक्षिणी गोलार्ध के आकाश का सर्वेक्षण करेगी और खगोलविदों के ब्रह्मांड के बारे में सबसे बड़े सवालों में से कुछ के जवाब देने में मदद करेगी। यह वेधशाला कुइपर बेल्ट में और अधिक वस्तुओं की तलाश करेगी और यही वह जगह है जहां असली रोमांच आता है। यदि इन वस्तुओं की कक्षाएं एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रूप से संरेखित होती हैं, तो यह प्लैनेट एक्स प्लैनेट 9 के अस्तित्व के लिए और अधिक सबूत दे सकता है, या कम से कम खगोलविदों को यह जानने में मदद करेगा कि इसे कहां खोजना है। यह ऐसा है जैसे एक अदृश्य चुंबक इन दूर की वस्तुओं को अपनी ओर खींच रहा हो और रूबिन ऑब्जर्वेटरी उस चुंबक को खोजने की कोशिश करेगी। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक मोड़ है। कुछ शोधकर्ता यह भी सुझाव देते हैं कि प्लैनेट एक्स प्लैनेट 9 का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। उनका तर्क है कि उन कुइपर बेल्ट वस्तुओं की असामान्य कक्षा को उनके यादृच्छिक वितरण से समझाया जा सकता है। यह एक ऐसी चुनौती है जो विज्ञान को रोमांचक बनाती है। हमेशा एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण की संभावना रहती है। तो क्या प्लैनेट 9 सिर्फ एक शानदार परिकल्पना है, या यह हमारे सौर मंडल का एक छिपा हुआ रहस्य है जो अब जल्द ही सामने आने वाला है? केवल समय और हमारे टेलीस्कोपों की अथक खोज ही इसका जवाब देगी। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है और हम सभी इसके अगले अध्याय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूरी का एक विशाल रहस्य इसका सीधा जवाब है, बहुत बहुत दूर। इतनी दूर कि हमारी कल्पना भी शायद वहां तक पहुंच न पाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लैनेट 9 सूर्य से इतनी विशाल दूरी पर है कि यह हमारे ज्ञात ग्रहों की तुलना में एक अलग ही लीग में आता है। नेपच्यून से भी परे, बहुत परे। अभी तक हमारे सौर मंडल का सबसे बाहरी ज्ञात प्रमुख ग्रह नेपच्यून है। प्लैनेट 9 की अनुमानित दूरी नेपच्यून से भी कहीं अधिक है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह नेपच्यून से औसतन 20 से 30 गुना अधिक दूर हो सकता है। इसे समझने के लिए सोचिए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU कहते हैं। यह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर या 73 मिलियन मील है। नेपच्यून सूर्य से लगभग 30 AU दूर है। तो अगर प्लैनेट 9 20 से 30 गुना अधिक दूर है तो इसकी औसत दूरी लगभग 550 खगोलीय इकाइयां AU हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्लैनेट 9 की कक्षा इतनी लंबी और अंडाकार हाईली एलिप्टिकल होने का अनुमान है कि यह सूर्य से अपनी यात्रा में बहुत करीब लगभग 200 AU आ सकता है और बहुत दूर लगभग 1200 AU तक जा सकता है। यह किसी घूमते हुए जासूस की तरह है जो कभी करीब आता है और कभी बहुत दूर चला जाता है।
एक चक्कर में कई हजार साल। इस अविश्वसनीय दूरी का मतलब है कि प्लैनेट 9 सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में हमारी कल्पना से भी अधिक समय लेता है। अनुमान है कि इसे एक परिक्रमा पूरी करने में 10,000 से 20,000 पृथ्वी वर्ष लग सकते हैं। सोचिए, जब यह ग्रह अपनी पिछली परिक्रमा पूरी कर रहा होगा, तब पृथ्वी पर शायद हिमयुग चल रहा होगा और मानव सभ्यता की कल्पना भी नहीं की गई होगी। यह एक ऐसा ग्रह है जो हमारे मानव इतिहास के कई युगों को अपनी एक ही परिक्रमा में समेट लेता है। क्यों इतना दूर छिपा है यह ग्रह? प्लैनेट 9 का अस्तित्व सीधे तौर पर नहीं देखा गया है। इसके संकेत हमें बाहरी सौर मंडल में कुछ छोटे बर्फीले पिंडों की अजीबोगरीब कक्षाओं से मिले हैं, जिन्हें कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इन वस्तुओं की कक्षाएं एक खास तरीके से झुकी हुई और गुच्छों में बंधी हुई प्रतीत होती हैं, जैसे कि कोई अदृश्य विशाल गुरुत्वाकर्षण पिंड उन्हें प्रभावित कर रहा हो। प्लैनेट 9 का विशाल द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 5 से 10 गुना इन गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को समझा सकता है। यह एक अदृश्य नर्तकी की तरह है जो अपने आसपास की छोटी वस्तुओं को अपनी धुन पर नचा रही है, और वैज्ञानिक उन नर्तकियों की चाल को देखकर मुख्य नर्तकी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लुका छिपी प्लैनेट 9 की यह विशाल दूरी ही इसे खोजना इतना मुश्किल बनाती है। यह इतना धुंधला और दूर है कि सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप भी इसे अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। लेकिन वैज्ञानिक हार मानने वाले नहीं हैं। हवाई के केक और सुबारू टेलीस्कोप से लेकर चिल्ली में आने वाली रुबिन ऑब्जर्वेटरी तक दुनिया भर की वैज्ञानिक आंखें इस रहस्यमयी ग्रह की तलाश में लगी हुई हैं। नागरिक विज्ञान परियोजनाएं भी लोगों को इस महान खोज में शामिल होने का मौका दे रही हैं। यह कैसा हो सकता है? क्या यह एक गैस विशाल होगा, जैसा कि हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्से में बृहस्पति या नेपच्यून है, या कुछ और? वर्तमान में अधिकांश वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि प्लैनेट 9 एक सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून प्रकार का ग्रह हो सकता है। कल्पना कीजिए, हमारी प्यारी पृथ्वी से लगभग 5 से 10 गुना अधिक द्रव्यमान वाला एक ग्रह। इसका आकार पृथ्वी से बड़ा होगा, लेकिन नेपच्यून जितना विशालकाय नहीं। शायद यह हमारे सौर मंडल में एक ऐसी कड़ी को जोड़ता है जो अब तक गायब थी, क्योंकि हमारी आकाशगंगा में अन्य तारों के चारों ओर खोजे गए सबसे आम ग्रह सुपर अर्थ और मिनी नेपच्यून ही हैं। क्या यह ग्रह हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? इसकी सतह कैसी होगी? अत्यधिक दूरी और सूर्य से मिलने वाली नाममात्र की ऊर्जा के कारण प्लैनेट 9 एक अत्यंत ठंडा और बर्फीला संसार होगा। इसका आंतरिक भाग शायद चट्टानी हो, जिसके ऊपर बर्फ की मोटी परतें और हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसों का एक घना वातावरण हो सकता है। इसकी सतह पर तापमान इतना कम होगा कि कल्पना करना भी मुश्किल है, शायद -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। इसकी कक्षा, इसकी यात्रा भी इसे अनोखा बनाती है। यह सूर्य के चारों ओर एक अत्यधिक लंबी और अंडाकार कक्षा में घूमता है। एक अनुमान है कि यह सूर्य से 200 खगोलीय इकाइयों AU से लेकर 1200 AU तक की दूरी पर हो सकता है। इसका मतलब है कि कभी यह सूर्य के थोड़ा करीब आता है और कभी बहुत दूर चला जाता है। इसकी एक परिक्रमा पूरी करने में इसे 10,000 से 20,000 पृथ्वी वर्ष लग सकते हैं। यह एक ऐसा ब्रह्मांडीय कछुआ है जिसकी एक यात्रा में हमारी सभ्यता का पूरा इतिहास समा सकता है। यह सिर्फ एक अकेला ग्रह नहीं होगा। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव हमारे सौर मंडल के सुदूर कोनों में अदृश्य रूप से काम करता है। यह कुइपर बेल्ट में मौजूद छोटे पिंडों की कक्षाओं को प्रभावित करता है, उन्हें एक विशेष तरीके से संरेखित करता है और शायद सौर मंडल के पूरे समतल को भी थोड़ा झुका देता है। यह एक अदृश्य विशालकाय की तरह है जो अपने आसपास के ब्रह्मांडीय खिलौनों को अपनी धुन पर नचा रहा है। कुछ वैज्ञानिक तो यहां तक सुझाव देते हैं कि यह एक आदिम ब्लैक होल भी हो सकता है, एक बहुत छोटा लेकिन अत्यधिक घना ब्लैक होल जो बिग बैंग के अवशेष के रूप में बचा हो। यह एक बोल्ड विचार है जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है। प्लैनेट एक्स, जिसे अब मुख्य रूप से प्लैनेट 9 कहा जाता है, का वातावरण एक अनुमान है क्योंकि इसे अभी तक सीधे नहीं देखा गया है। इसकी अनुमानित विशेषताओं के आधार पर वैज्ञानिक कुछ मॉडल बनाते हैं कि इसका वातावरण कैसा हो सकता है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना होने की संभावना है,
ठीक वैसे ही जैसे हमारे सौर मंडल के गैसीय विशालकाय ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, चूंकि यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 5 से 10 गुना एक मिनी नेपच्यून या सुपर अर्थ होने की संभावना है, इसने अपने निर्माण के दौरान इन हल्की गैसों को पर्याप्त मात्रा में जमा किया होगा। सूर्य से इसकी अत्यधिक दूरी के कारण इसका वातावरण अत्यंत ठंडा होगा, जहां तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। इतने कम तापमान पर मीथेन जैसी गैसें संघनित होकर बादलों का निर्माण कर सकती हैं, जिससे इसका रंग यूरेनस और नेपच्यून की तरह नीला दिखाई दे सकता है। ये बादल वातावरण की ऊपरी परतों में बन सकते हैं और ग्रह के परावर्तन को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि इसका वातावरण रेली स्कैटरिंग प्रदर्शित कर सकता है, जो पृथ्वी के आकाश को नीला दिखाने वाली घटना के समान है। साथ ही किसी भी गैसीय विशाल ग्रह की तरह प्लैनेट 9 भी अपने निर्माण से बची हुई कुछ आंतरिक गर्मी उत्सर्जित कर सकता है, जो इसके वातावरण के तापमान और संरचना को प्रभावित कर सकती है। यदि प्लैनेट 9 मौजूद है तो यह एक ठंडा, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से भरा वातावरण वाला ग्रह होगा, जिसमें मीथेन के बादल और शायद रेले स्कैटरिंग जैसी घटनाएं भी मौजूद होंगी। इसका वातावरण हमारी समझ में बाहरी सौर मंडल के ग्रहों की विविधता और गठन की प्रक्रियाओं में एक नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। अगर हम अपने सौर मंडल के बाहरी गैसीय ग्रहों को देखें, नेपच्यून और यूरेनस, तो हमें एक संकेत मिलता है। ये दोनों ही ग्रह अपने वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस के कारण एक खूबसूरत नीले या नीले हरे रंग के दिखाई देते हैं। मीथेन लाल रोशनी को अवशोषित करती है और नीली रोशनी को परावर्तित करती है, जिससे ये ग्रह अपनी विशिष्ट रंगत पाते हैं। प्लैनेट 9 के बारे में भी यही अनुमान लगाया जाता है। यदि इसका वायुमंडल भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ मीथेन से बना है, तो यह भी एक गहरे, रहस्यमयी नीले रंग का हो सकता है। कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष के विशाल काले कैनवास पर चमकता हुआ एक गहरा नीला, लगभग काला मोती। हालांकि कहानी में एक मोड़ भी है। चूंकि प्लैनेट 9 सूर्य से इतनी अविश्वसनीय दूरी पर है, इसे सूर्य से बहुत कम रोशनी मिलती है। ऐसे में इसका वातावरण नेपच्यून और यूरेनस की तुलना में कहीं अधिक ठंडा होगा। इस अत्यधिक ठंड के कारण मीथेन गैस का एक बड़ा हिस्सा संघनित होकर बर्फ के क्रिस्टल या घने बादलों में बदल सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये मीथेन के बादल ग्रह की उपस्थिति को बदल सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि यदि वातावरण में मीथेन की मात्रा बहुत कम हो जाती है या यह बादलों के रूप में मौजूद होती है, तो प्लैनेट 9 का रंग और भी गहरा नीला या लगभग काला दिख सकता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को बहुत कम परावर्तित करेगा। यह किसी भूरे या काले रत्न जैसा लग सकता है, जो केवल सूक्ष्म रूप से नीली चमक बिखेर रहा हो। दूसरी ओर, यदि मीथेन के बादल परावर्तक हों, तो यह शायद एक धुंधला नीला ग्रे रंग ले सकता है। वास्तव में प्लैनेट 9 का रंग शायद उतना चमकीला न हो जितना हम नेपच्यून या यूरेनस का देखते हैं। यह एक फीका, गहरे नीले या काले रंग का विशालकाय हो सकता है, जो ब्रह्मांड की गहराइयों में लगभग अदृश्य रूप से घूम रहा हो। यह एक ऐसा रंग होगा जो इसकी रहस्यमयी प्रकृति और सूर्य से इसकी अथाह दूरी को दर्शाता है। क्या इस गूढ़ ग्रह का कोई चंद्रमा भी है? यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। चूंकि प्लैनेट 9 का अस्तित्व ही अभी एक परिकल्पना है और इसे हमने सीधे तौर पर देखा नहीं है, इसलिए इसके चंद्रमाओं का अस्तित्व भी केवल अनुमान ही है। हालांकि हम अपने सौर मंडल के दूसरे ग्रहों को देखकर कुछ ठोस अनुमान लगा सकते हैं। हमारे सौर मंडल के सभी गैसीय और बर्फ के विशालकाय ग्रहों जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के पास कई चंद्रमा हैं। कुछ के पास तो दर्जनों हैं। यहां तक कि छोटे बौने ग्रह जैसे प्लूटो और एरिस के भी अपने चंद्रमा हैं। प्लैनेट 9, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 5 से 10 गुना होने का अनुमान है, निश्चित रूप से अपने आसपास के छोटे पिंडों को अपनी ओर खींचने और उन्हें अपनी कक्षा में बनाए रखने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति रखता होगा। तो यह बहुत संभव है कि प्लैनेट 9 के पास एक या एक से अधिक चंद्रमा हों। ये चंद्रमा
या तो ग्रह के निर्माण के साथ ही बने होंगे, उसी प्रारंभिक धूल और गैस के बादल से, या फिर प्लैनेट 9 ने उन्हें अपने पास से गुजरते समय कुइपर बेल्ट के बर्फीले पिंडों में से किसी एक को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पकड़ लिया होगा। कल्पना कीजिए उस विशाल गहरे नीले या काले ग्रह के चारों ओर घूमते हुए छोटे बर्फीले चंद्रमा जो हमेशा के लिए अपने मेजबान के साथ बंधे हुए हैं, एक ऐसी नृत्य मंडली का हिस्सा है जिसे अभी तक किसी ने देखा नहीं है। वे भी सूर्य की उस फीकी रोशनी में लिपटे होंगे, अपनी सतहों पर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए जो हमारे लिए अभी भी अबूझ हैं। जब तक हम प्लैनेट 9 को स्वयं खोज नहीं लेते, तब तक उसके संभावित चंद्रमाओं का रहस्य ब्रह्मांड की सबसे रोमांचक अनसुलझी पहेलियों में से एक रहेगा। कौन जानता है, शायद जब हम उसे देखेंगे तो वह अकेला नहीं होगा। क्या प्लैनेट एक्स, प्लैनेट 9 पर जीवन मौजूद है? यह एक ऐसा सवाल है जो ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों में सबसे रोमांचक है। दुर्भाग्य से इसका सीधा जवाब है, हमें नहीं पता। चूंकि इस ग्रह का अस्तित्व ही अभी एक परिकल्पना है और हमने इसे सीधे तौर पर देखा नहीं है, इसलिए इस पर जीवन की संभावना के बारे में भी केवल अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां। जब हम जीवन की तलाश करते हैं तो हम आमतौर पर उन परिस्थितियों को देखते हैं जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं। तरल पानी, ऊर्जा का स्रोत और कुछ विशिष्ट रासायनिक तत्व। प्लैनेट 9 के बारे में हमारे अनुमानों के आधार पर यहां जीवन की संभावना बहुत कम लगती है। अत्यधिक ठंड। प्लैनेट 9 सूर्य से इतनी अविश्वसनीय दूरी पर है कि इसे बहुत कम गर्मी मिलती है। इसकी सतह का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होने की संभावना है। इतनी भीषण ठंड में तरल पानी का अस्तित्व असंभव है और बिना तरल पानी के जैसा जीवन हम जानते हैं उसका पनपना मुश्किल है। वायुमंडल की संरचना। इसका वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों से बना होने की संभावना है, साथ ही कुछ मीथेन भी हो सकती है। यह पृथ्वी के ऑक्सीजन समृद्ध वातावरण से बिल्कुल अलग है जो हमारे जैसे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ऊर्जा का स्रोत। सूर्य से इतनी दूर होने के कारण इसे बहुत कम सौर ऊर्जा मिलती है। यदि कोई जीवन यहां मौजूद होता है तो उसे किसी अन्य ऊर्जा स्रोत पर निर्भर रहना होगा, जैसे कि ग्रह के आंतरिक भाग से आने वाली भूतापीय ऊर्जा या कुछ अज्ञात रासायनिक प्रक्रियाएं। संभावनाएं बनाम वास्तविकता। वर्तमान में वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार प्लैनेट 9 की सतह या इसके ऊपरी वायुमंडल में जीवन की संभावना अत्यंत कम है। इसका कठोर, ठंडा और गैसों से भरा वातावरण उस प्रकार के जीवन के लिए अनुकूल नहीं है जिसकी हमें जानकारी है। हालांकि ब्रह्मांड विशाल है और अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है। कुछ वैज्ञानिक बहुत ही काल्पनिक रूप से यह सोचते हैं कि यदि ग्रह के अंदरूनी हिस्से में पर्याप्त गर्मी हो तो वहां कुछ अजीबोगरीब या अत्यंत सूक्ष्म जीवन, जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाते, की संभावना हो सकती है। लेकिन यह शुद्ध अटकलें हैं और वर्तमान में इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जब तक हम प्लैनेट 9 को सीधे नहीं देख लेते, उसके वायुमंडल का विश्लेषण नहीं कर लेते और उसकी सतह की स्थितियों को नहीं समझ लेते, तब तक उस पर जीवन की संभावना केवल एक रहस्य ही रहेगी। प्लैनेट 9 के चंद्रमाओं पर जीवन होने की संभावना अत्यंत कम है। यदि प्लैनेट 9 का अस्तित्व है और उसके चंद्रमा भी हैं, जो कि अभी सिर्फ परिकल्पना है, तो उन चंद्रमाओं पर जीवन के लिए परिस्थितियां और भी प्रतिकूल होंगी। चंद्रमाओं पर जीवन की संभावनाएं। अत्यधिक ठंड। प्लैनेट 9 खुद सूर्य से बहुत दूर है, इसीलिए उसके चंद्रमा भी सूर्य की रोशनी और गर्मी से लगभग वंचित होंगे। वहां का तापमान इतना कम होगा कि तरल पानी का अस्तित्व असंभव है। ऊर्जा का अभाव। चंद्रमाओं को सूर्य से न के बराबर ऊर्जा मिलेगी और प्लैनेट 9 से भी उन्हें शायद ही कोई महत्वपूर्ण आंतरिक गर्मी मिले। जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत बहुत जरूरी है। वायुमंडल का अभाव। इतने छोटे खगोलीय पिंडों, चंद्रमाओं के लिए अपना पर्याप्त वायुमंडल बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब वे इतने ठंडे और दूर हों। बिना वायुमंडल के जीवन के लिए आवश्यक सुरक्षा और स्थिरता नहीं मिल पाती। रासायनिक तत्वों की कमी। जीवन के लिए आवश्यक जटिल कार्बनिक यौगिकों और अन्य रासायनिक तत्वों का वहां पर्याप्त मात्रा में मिलना भी बहुत मुश्किल होगा। संक्षेप में,
प्लैनेट 9 के चंद्रमाओं पर जीवन की परिस्थितियां ग्रह से भी कहीं अधिक विषम होंगी। हमारे वर्तमान ज्ञान के अनुसार वहां जीवन की कोई भी संभावना लगभग नगण्य है। हम कभी प्लैनेट 9 तक पहुंच पाएंगे? यह एक ऐसा सपना है जो हर अंतरिक्ष प्रेमी की आंखों में चमकता है। क्या हम कभी उस रहस्यमय अदृश्य दुनिया तक पहुंच पाएंगे जिसे वैज्ञानिक प्लैनेट 9 कहते हैं? या यह हमेशा हमारी पहुंच से परे ब्रह्मांड की गहराइयों में एक अनाम यात्री बनकर ही रहेगा? दूरी की अथाह खाई सोचिए। हम एक ऐसे विशाल महल में रह रहे हैं जिसका सबसे दूर का कमरा अब भी तक अज्ञात है। प्लैनेट 9 उसी दूर के कमरे में छिपा हुआ है। इसकी अनुमानित दूरी ही सबसे बड़ी चुनौती है। यह सूर्य से औसतन 550 खगोलीय इकाइयां AU दूर हो सकता है। यह नेपच्यून से भी 20 से 30 गुना अधिक है। हमारे अब तक के सबसे तेज अंतरिक्षयान वॉयेजर प्रोब, जो दशकों से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने भी इस दूरी का एक छोटा सा हिस्सा ही तय किया है। वॉयेजर 1 को तो सौर मंडल से बाहर निकलने में ही 35 साल लग गए थे। प्लैनेट 9 तक की यात्रा में कम से कम 20 से 50 साल लग सकते हैं, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह अपनी अंडाकार कक्षा में कहां है और हम किस तकनीक का उपयोग करते हैं। तकनीक और मानव की सीमाएं। अगर हम रोबोटिक मिशन की बात करें तो भविष्य में प्लैनेट 9 तक प्रोब भेजना संभव लगता है। वैज्ञानिक माइक ब्राउन, प्लैनेट 9 के सह खोजकर्ता, का मानना है कि एक शक्तिशाली स्लिंगशॉट प्रक्षेपवक्र का उपयोग करके एक प्रोब 20 साल में वहां तक पहुंच सकता है। सौरपाल, सोलर सेल्स या परमाणु आधारित रॉकेट, न्यूक्लियर बेस्ड रॉकेट्स जैसी नई तकनीकें इस यात्रा को और भी तेज बना सकती हैं। एक बार जब हम इसे दूरबीनों से ढूंढ लेंगे तो मिशन की योजना बनाना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन क्या हम इंसान वहां कभी पहुंच पाएंगे? यह एक ऐसा विचार है जो अभी भी विज्ञान कथाओं की दुनिया में ज्यादा फिट बैठता है। इतनी लंबी यात्रा, दशकों तक, गहरे अंतरिक्ष का खतरनाक विकिरण और एक छोटे से अंतरिक्षयान में लंबे समय तक रहने की मनोवैज्ञानिक चुनौतियां, ये सब मिलकर मानव मिशन को बेहद मुश्किल बना देते हैं। हमें ऐसी क्रांतिकारी तकनीकें चाहिए होंगी जो आज हमारे पास नहीं हैं। अविश्वसनीय रूप से तेज प्रोपल्शन सिस्टम जो यात्रा के समय को वर्षों से महीनों या हफ्तों तक कम कर दें। उन्नत जीवन समर्थन प्रणालियां जो दशकों तक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन, पानी और हवा को पुनर्चक्रित करती रहें। विकिरण से संपूर्ण सुरक्षा जो अंतरिक्ष के घातक विकिरण से इंसानों को बचा सके। एक दूर का सपना। तो क्या प्लैनेट 9 हमेशा एक दूर का सपना रहेगा? रोबोटिक अन्वेषण के माध्यम से हम निश्चित रूप से भविष्य में इस रहस्यमय दुनिया के बारे में और जानने की उम्मीद कर सकते हैं। शायद अगली कुछ दशकों में हम इस अनाम यात्री का पहला क्लोजअप दृश्य देख पाएंगे। लेकिन इंसानों का प्लैनेट 9 पर कदम रखना अभी हमारे तकनीकी क्षितिज से बहुत दूर है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो हमें अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और अंतरिक्ष अन्वेषण की नई तकनीकों का विकास करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। शायद किसी दूर के भविष्य में जब मानव जाति ब्रह्मांड में और भी आगे बढ़ चुकी होगी, तब यह सपना भी सच हो सके। न तो इसके चंद्रमा पर जीवन है और न ही इस ग्रह पर जीवन है। पर रुको, लेकिन अभी तक तो हमने इसे खोजा ही नहीं। लेकिन वैज्ञानिक इस ग्रह का अनुमान लगा रहे हैं। शायद भविष्य में हम इसे खोज लें। यह हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। यह ऐसे ही होगा जैसे हमने पहला कदम रखा था। सच में यह खोज हमारे सोलर सिस्टम की सीमाओं का और बड़ा कर देंगे। शायद नासा को अपना बजट भी बढ़ाने की जरूरत होगी। प्लैनेट XKI खोज से विज्ञान जगत बदल जाएगा। सोलर सिस्टम की शुरुआती दौर में हमें धरती, जुपिटर और मार्स की बनावट के सबूत मिलते हैं, लेकिन प्लैनेट XKY नहीं मिलता। टुकाया शायद प्लैनेट XE भटका हुआ ग्रह हो सकता है क्या, जो किसी और स्टार सिस्टम में बना हुआ हो और अंतरिक्ष में भटक रहा हो, और हमारे सूर्य की शुरुआती दिनों में सूर्य की गुरुत्वीय शक्ति से आकर्षित होकर हमारे सूर्य की चक्कर लगाने लगा, लेकिन यह इतना दूर रहा होगा कि यह सिर्फ बाहरी ओर से घूम रहा है। रोग प्लैनेट, इन्हें फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट या इंटरस्टेलर प्लैनेट भी कहा जाता है। ये ऐसे ग्रह हैं जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं करते, बल्कि ब्रह्मांडीय सागर में अकेले तैरते रहते हैं। लेकिन ये हैं क्या और ये कहां से आते हैं?
सदियों से हमने ग्रहों को हमेशा तारों के चारों ओर घूमते हुए देखा है। हमारे अपने सौर मंडल में हर ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है, लेकिन खगोलविदों ने लंबे समय से यह परिकल्पना की थी कि अंतरिक्ष में ऐसे ग्रह भी हो सकते हैं जो किसी तारे के नहीं हैं। हाल के दशकों में नई तकनीकों और बेहतर दूरबीनों के साथ इन रॉक प्लैनेट्स के अस्तित्व के प्रमाण मिलना शुरू हो गए हैं। ये अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक रोमांचक वास्तविकता का हिस्सा है। रॉक प्लैनेट, एक ब्रह्मांडीय आवारा, एक रॉक प्लैनेट अपने नाम के अनुरूप एक बागी ग्रह है। यह आमतौर पर उस प्रक्रिया में बनता है जिससे तारे और ग्रह बनते हैं, विशाल गैस और धूल के बादलों से। लेकिन किसी कारण से यह ग्रह अपने जन्म के तारे के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रारंभिक निष्कासन, जब एक नए ग्रह प्रणाली का निर्माण हो रहा होता है तो युवा और विशाल ग्रहों के बीच तीव्र गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाएं हो सकती हैं। एक विशाल ग्रह दूसरे छोटे ग्रह को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रणाली से बाहर धकेल सकता है। तारे के साथ टकराव, कभी कभी एक घूमता हुआ ग्रह अपनी प्रणाली के पास से गुजरते हुए किसी दूसरे तारे के बहुत करीब आ जाता है। यह दूसरा तारा ग्रह पर इतना गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डाल सकता है कि वह उसे अपने मूल तारे की कक्षा से बाहर खींच ले। जन्मजात आवारा, एक कम प्रचलित सिद्धांत यह भी है कि कुछ रॉक प्लैनेट्स सीधे गैस और धूल के बादलों से बनते हैं, लेकिन उनके पास एक तारा बनाने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान नहीं होता और वे कभी किसी तारे से नहीं जुड़ते। इन ग्रहों की सबसे खास बात यह है कि ये किसी तारे की रोशनी से रोशन नहीं होते। इनकी सतह पर हमेशा अंधेरा और अत्यधिक ठंड होती है। ये अपने आंतरिक भूगर्भीय गर्मी या रेडियोधर्मी क्षय से निकलने वाली थोड़ी सी गर्मी से ही जीवित रहते हैं। कुछ रॉक प्लैनेट बृहस्पति से कई गुना बड़े हो सकते हैं, जबकि कुछ पृथ्वी के आकार के भी हो सकते हैं। खगोलविद इन पर नजर रखने के लिए माइक्रोलेंसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं, जहां ग्रह का गुरुत्वाकर्षण दूर के तारे की रोशनी को मोड़ देता है, जिससे हमें ग्रह का पता चलता है। एक चौंकाने वाला खुलासा, लेकिन यहां एक चौंकाने वाला मोड़ है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी आकाशगंगा में रॉक प्लैनेट्स की संख्या तारों की संख्या से भी अधिक हो सकती है। कल्पना कीजिए, अरबों की संख्या में ऐसे अंधेरे संसार जो बिना किसी तारे के ब्रह्मांड में चुपचाप भटक रहे हैं। यह एक ऐसा खुलासा है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देता है। हमारा सौर मंडल अपने सूर्य से बंधे ग्रहों के साथ शायद उतना सामान्य न हो जितना हमने सोचा था। ब्रह्मांड की असीम संभावनाएं, ये रॉक प्लैनेट्स हमें एक गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या ऐसे अंधेरे अकेले संसारों पर जीवन संभव है? अगर जीवन को सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं है, अगर वह ग्रह के अंदरूनी भाग से मिलने वाली भूगर्भीय गर्मी या रासायनिक ऊर्जा पर पनप सकता है, तो क्या ये दूरस्थ अनाथ ग्रह भी जीवन के अज्ञात रूपों के घर हो सकते हैं? यह विचार हमें ब्रह्मांड की अथाह संभावनाओं और जीवन की अद्भुत अनुकूलन क्षमता पर आश्चर्यचकित करता है। ये अकेले यात्री हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल, कितना विविधतापूर्ण और कितना रहस्यमय है, जहां हर कोने में नई खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। रॉक प्लैनेट्स किसी तारे के बिना भटकते हुए ब्रह्मांड के अंधेरे किनारों पर अपनी अजीबोगरीब उपस्थिति के साथ, क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST, जो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है, प्लैनेट X, प्लैनेट 9 को खोज सकता है? जेम्स वेब की क्षमताएं और चुनौतियां। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इंफ्रारेड अवरक्त प्रकाश को देखने के लिए डिजाइन किया गया है और यह अपनी अविश्वसनीय संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। यह उन वस्तुओं को देख सकता है जो बहुत ठंडी, बहुत दूर या बहुत धुंधली होती हैं। यही कारण है कि यह दूर की आकाश गंगाओं और एक्सोप्लैनेट्स, हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन कर सकता है। लेकिन प्लैनेट 9 को खोजना एक अनोखी चुनौती है। अत्यधिक धुंधलापन। प्लैनेट 9 सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए इसे बहुत कम सूरज की रोशनी मिलती है जिसे यह परावर्तित कर सके। यह प्लूटो से भी सैकड़ों गुना धुंधला होने का अनुमान है। ठंडक। चूंकि यह इतना ठंडा है,
यह बहुत कम गर्मी उत्सर्जित करेगा। हालांकि जेम्स वेब ठंडी वस्तुओं को देखने में माहिर है, प्लैनेट 9 की अत्यधिक ठंड और दूरी इसे मुश्किल बनाती है। विशाल खोज क्षेत्र। प्लैनेट 9 की सटीक स्थिति ज्ञात नहीं है। इसकी कक्षा इतनी विशाल है कि इसे खोजने के लिए आकाश के एक बहुत बड़े हिस्से को स्कैन करना होगा, और जेम्स वेब को एक विशाल क्षेत्र को स्कैन करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह छोटे विशिष्ट लक्ष्यों पर गहराई से देखने के लिए डिजाइन किया गया है। धीरे गति। प्लैनेट 9 अपनी कक्षा में बहुत धीरे चलता है। इसका मतलब है कि कई महीनों या सालों के अंतराल पर ली गई तस्वीरों में भी इसकी स्थिति में बहुत कम बदलाव आएगा, जिससे इसकी गति को ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। क्या जेम्स वेब कर सकता है यह खोज? तकनीकी रूप से हां, जेम्स वेब में प्लैनेट 9 को देखने की क्षमता है, अगर वह सही जगह पर देख रहा हो। इसकी इंफ्रारेड संवेदनशीलता इसे ऐसी ठंडी धुंधली वस्तुओं का पता लगाने की अनुमति देती है। कुछ वैज्ञानिक भी इस बात पर आशावादी हैं कि जेम्स वेब इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकता है। हाल की कुछ रिपोर्ट्स और अध्ययनों से भी संकेत मिलते हैं कि जेम्स वेब के डेटा में प्लैनेट 9 के संभावित संकेत मिल सकते हैं, खासकर जब क्वांटम एआई जैसी उन्नत प्रणालियों का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया जाता है। ये प्रणालियां जेम्स वेब द्वारा कैप्चर की गई विशाल मात्रा में इंफ्रारेड डेटा में छिपी गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों या थर्मल सिग्नलों का पता लगा सकती हैं। हालांकि जेम्स वेब का मुख्य मिशन प्लैनेट 9 को खोजना नहीं है। यह उन सर्वेक्षणों के लिए अनुकूलित नहीं है जिनकी प्लैनेट 9 की खोज के लिए आवश्यकता होगी, यानी आकाश के विशाल क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से स्कैन करना। वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, वीरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटोरी जैसी नई वेधशालाएं जो आकाश का बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करने के लिए डिजाइन की गई हैं, प्लैनेट 9 को खोजने में अधिक प्रभावी हो सकती है, खासकर यदि वे कुइपर बेल्ट वस्तुओं की कक्षाओं में और अधिक संरेखण पाती हैं। निष्कर्ष: जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पास प्लैनेट 9 को खोजने की तकनीकी क्षमता है, खासकर अगर यह अपनी अनुमानित कक्षा के उस हिस्से में है जो पृथ्वी के करीब है। लेकिन यह एक विशाल खोज क्षेत्र में सुई खोजने जैसा काम है। हालांकि इसकी इंफ्रारेड आंखें और डेटा विश्लेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इस संभावना को बढ़ा सकता है। क्या प्लैनेट एक्स की जो वैज्ञानिक कल्पना हमें सोचने पर मजबूर कर रही है, वो अनोखी है? मेरे छोटे भाई ने प्लैनेट एक्स की ओर लेकर अपनी ही कल्पनाओं में एक कहानी बनाई है। क्या आप उसे सुनना चाहते हैं? अरबों साल पहले, जब हमारी पृथ्वी सिर्फ धूल और गैस का एक बंजर गोला थी, मिल्की वे आकाश गंगा के सुदूर छोर पर एक रहस्यमय ग्रह प्लैनेट एक्स मौजूद था। यह ग्रह अपनी उन्नत सभ्यता और शांति प्रिय निवासियों जेलियंस का घर था। जेलियंस गहरे नीले रंग की त्वचा और बड़ी चमकदार काली आंखों वाले प्राणी थे जो टेलीपैथी के माध्यम से संवाद करते थे। प्लैनेट एक्स के वैज्ञानिक, जिनमें सबसे प्रमुख एल्ड्रॉन थे, ब्रह्मांड में जीवन की खोज में अथक प्रयास कर रहे थे। एक दिन उनके शक्तिशाली दूरबीनों ने पृथ्वी नामक एक छोटे नीले ग्रह का पता लगाया जिसमें जीवन की अपार संभावनाएं थीं। एल्ड्रॉन ने अपनी परिषद को समझाया कि पृथ्वी में वह सब कुछ है जो जीवन को फलने फूलने के लिए चाहिए: पानी, उपयुक्त तापमान और एक सुरक्षात्मक वातावरण। जेलियंस ने एक साहसिक मिशन की योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे उन्नत अंतरिक्ष यान लाइफ सीडर को तैयार किया, जिसे विशेष रूप से जीवन के बीज बोने के लिए डिजाइन किया गया था। एल्ड्रॉन के नेतृत्व में जेलियंस के एक समूह ने पृथ्वी की ओर लंबी यात्रा शुरू की। जब वे पृथ्वी पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ग्रह अभी भी उथल पुथल में था, लेकिन इसमें सुंदरता और शांति की संभावना थी। जेलियंस ने सावधानीपूर्वक उन स्थानों को चुना जहां जीवन के पहले स्पंदन को स्थापित किया जा सके। उन्होंने पृथ्वी के आदिम महासागरों में विशेष आनुवंशिक सामग्री छोड़ी, जिसमें जीवन के लिए आवश्यक सभी कोड थे। धीरे धीरे जेलियंस द्वारा बोए गए बीजों ने अंकुरित होना शुरू कर दिया। सबसे पहले सूक्ष्म जीव, फिर शैवाल और लाखों वर्षों में जटिल समुद्री जीवन विकसित हुआ। जेलियंस ने समय समय पर पृथ्वी का दौरा किया, जीवन के विकास की निगरानी करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सही रास्ते पर है। उन्होंने कभी भी सीधे हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि केवल विकास को प्रेरित किया। समय के साथ समुद्री जीवन भूमि पर आया
और पौधों और जानवरों की प्रजातियों की एक अविश्वसनीय विविधता विकसित हुई। जेलियंस ने देखा कि कैसे छोटे स्तनधारी जीव धीरे धीरे विकसित होकर बुद्धिमान प्राणी बने, जिन्हें हम आज मनुष्य कहते हैं। वे प्रसन्न थे कि उनका मिशन सफल रहा। आज जेलियंस अभी भी प्लेनेट एक्स से पृथ्वी का निरीक्षण करते हैं, अदृश्य रूप से हमारे विकास की निगरानी करते हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ जीवन की शुरुआत नहीं की, बल्कि एक अनूठे ग्रह पर एक अद्भुत कहानी का मंच तैयार किया। शायद कभी न कभी जब हम पर्याप्त रूप से विकसित हो जाएंगे तो वे खुद को प्रकट करेंगे और हमें बताएंगे कि हम अकेले नहीं हैं और हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड के एक प्राचीन रहस्य का परिणाम है। लाखों साल बीत गए, पृथ्वी पर जीवन फल फूल रहा था और मनुष्य ने अभूतपूर्व प्रगति कर ली थी। हमने शहरों का निर्माण किया था जो बादलों तक पहुंचते थे। हमने सौरमंडल के रहस्यों को उजागर किया था और हमारे अंतरिक्ष यान अब तारों के पार जाने के लिए तैयार थे। लेकिन ब्रह्मांड की विशालता में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या हम अकेले हैं? इस सवाल का जवाब तब मिला जब मानव जाति ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की, प्रोजेक्ट नोवा। इसका लक्ष्य था मिल्की वे आकाश गंगा के सुदूर कोनों की खोज करना, उन जगहों पर जहां जीवन की संभावना हो। स्टार सीकर नामक एक अत्याधुनिक यान, जिसमें पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और खोजकर्ता सवार थे, ने एक ऐसे तारे की ओर यात्रा शुरू की जिसके आसपास के ग्रहों से रहस्यमय ऊर्जा संकेत आ रहे थे। यह यात्रा कई दशकों तक चली। जब स्टार सीकर उस तारे के ग्रह मंडल में पहुंचा तो उन्होंने एक ऐसा ग्रह खोजा जो पृथ्वी जैसा ही हरा भरा और नीला था, लेकिन उससे कहीं अधिक शांत और प्राचीन लग रहा था। यह प्लेनेट एक्स था। पृथ्वी के वैज्ञानिक दल ने सावधानी से ग्रह का अध्ययन किया। उन्हें कोई सैन्य गतिविधि या शत्रुतापूर्ण संकेत नहीं मिले। इसके बजाय उन्हें ऐसी संरचनाएं मिलीं जो अद्भुत सौंदर्य और गणितीय सटीकता लिए थीं, लेकिन कोई प्रत्यक्ष निवासी दिखाई नहीं दे रहा था। जब उन्होंने एक प्राचीन चमकदार पिरामिड जैसी संरचना के पास अपना यान उतारा तो एक अद्भुत घटना घटी। पिरामिड से एक कोमल धड़कती हुई रोशनी निकली और उनके मस्तिष्क में सीधे एक आवाज गूंजी, बिना शब्दों के, सिर्फ भावनाओं और विचारों के माध्यम से। यह जेलियंस थे। पहला संपर्क भय या भ्रम का नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और पहचान का था। जेलियंस ने पृथ्वी के लोगों को अपनी यात्रा के बारे में बताया, कैसे उन्होंने करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर जीवन के बीज बोए थे। उन्होंने दिखाया कि वे मानवता के विकास को अदृश्य रूप से देखते रहे थे, हमें बिना किसी हस्तक्षेप के बढ़ने दे रहे थे। मानव जाति के वैज्ञानिक अवाक रह गए। यह सिर्फ किसी बाहरी जीवन से संपर्क नहीं था, यह हमारी ही उत्पत्ति की कहानी का अनावरण था। जेलियंस ने समझाया कि उन्होंने पृथ्वी पर जीवन इसलिए शुरू किया क्योंकि उनके अपने ग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही थी और वे जीवन के सार को ब्रह्मांड में फैलाना चाहते थे। उन्होंने हमें बताया कि वे हमें अपना विस्तारित परिवार मानते हैं, ब्रह्मांड में उनके द्वारा बोई गई कई सभ्यताओं में से एक। यह रहस्योद्घाटन मानवता के लिए एक नया युग लेकर आया। हमने ब्रह्मांड में अपना स्थान समझा और हमें पता चला कि हम अकेले नहीं हैं। जेलियंस ने हमें अपनी उन्नत ज्ञान और शांति के दर्शन साझा किए, जिससे पृथ्वी पर नए आविष्कार और सामाजिक सामंजस्य की लहर दौड़ गई। यह सिर्फ एक संपर्क नहीं था, यह एक पुनर्मिलन था, एक परिवार का जो लाखों वर्षों के बाद फिर से मिला था और जिसने ब्रह्मांड में एक नई साझा यात्रा की शुरुआत की। जेलियंस ने पृथ्वी को नया जीवन दिया था और अब जबकि मानवता उनके ज्ञान से प्रबुद्ध हो चुकी थी, समय आ गया था कि प्लेनेट एक्स के अपने भविष्य पर ध्यान दिया जाए। जेलियंस ने खुलासा किया कि उनका ग्रह, जो करोड़ों वर्षों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग कर रहा था, अब अपनी ऊर्जा के अंतिम चरण में था। यह कोई आसन्न खतरा नहीं था, बल्कि एक प्राकृतिक चक्र था जिसके लिए उन्हें एक नया मार्ग खोजना था। उन्होंने पृथ्वी के मनुष्यों को समझाया कि वे अपनी सभ्यता को स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहे थे। उनका इरादा किसी नए ग्रह पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड में चेतना के एक नए आयाम में आगे बढ़ना था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसे वे सदियों से विकसित कर रहे थे, जहां उनका भौतिक अस्तित्व ऊर्जा के शुद्ध रूप में बदल जाएगा, जिससे वे पूरे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकेंगे और अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इस संक्रमण के लिए
उन्हें एक शांतिपूर्ण और समझदार सभ्यता की सहायता की आवश्यकता थी, जो अब पृथ्वी पर पाई गई थी। जेलियंस ने पृथ्वी के मनुष्यों से पूछा कि क्या वे उनकी इस अंतिम महान यात्रा में भागीदार बनना चाहेंगे, केवल एक संरक्षक के रूप में नहीं, बल्कि समान साझेदारों के रूप में। मानवता ने इस अनुरोध को एक महान सम्मान के रूप में स्वीकार किया। वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आध्यात्मिक नेताओं ने मिलकर जेलियंस की मदद करने के लिए काम किया। पृथ्वी के उन्नत प्रौद्योगिकी और जेलियंस के ब्रह्मांडीय ज्ञान के संयोजन से उन्होंने ऐसी संरचनाएं और ऊर्जा क्षेत्र बनाए जो जेलियन चेतना को ऊर्जा के रूप में बदलने में मदद कर सके। प्लेनेट एक्स पर एक विशाल, चमकदार ऊर्जा मंदिर का निर्माण किया गया, जहां से जेलियंस सामूहिक रूप से अपने परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यह एक मार्मिक क्षण था। पृथ्वी के प्रतिनिधिमंडल ने देखा कि कैसे जेलियंस अपनी शारीरिक रूपरेखा को छोड़ते हुए शुद्ध चमकती रोशनी के कणों में बदल गए और धीरे धीरे पूरे मंदिर में फैल गए। यह अंत नहीं था, बल्कि एक पुनर्जन्म था। अब जेलियंस पूरे ब्रह्मांड में एक शुद्ध ऊर्जा के रूप में मौजूद थे, जो विभिन्न सभ्यताओं का मार्गदर्शन कर रहे थे और ब्रह्मांडीय ज्ञान के नेटवर्क का हिस्सा बन गए थे। पृथ्वी पर उनकी विरासत हमेशा के लिए जीवित रही। मनुष्य ने न केवल उनके ज्ञान को अपनाया, बल्कि उनकी जिम्मेदारी और सह अस्तित्व की भावना को भी समझा। पृथ्वी अब ब्रह्मांडीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। हमने प्लेनेट एक्स को एक पवित्र स्थल के रूप में बनाए रखा, जो जेलियंस की महान यात्रा और हमारी अपनी उत्पत्ति की याद दिलाता था। मानवता ने खुद को ब्रह्मांड में जीवन को पोषित करने और ज्ञान फैलाने के लिए समर्पित किया, ठीक वैसे ही जैसे जेलियंस ने हमें सिखाया था। यह एक साझा ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत थी, जहां पृथ्वी के लोग अब अकेले नहीं थे, बल्कि एक ऐसे परिवार का हिस्सा थे जो सितारों से परे फैला हुआ था और जिसका नेतृत्व अब खुद मानवता ही कर रही थी। जेलियंस के महान आशीर्वाद और विश्वास के साथ जेलियंस के साथ संपर्क ने मानवता को एक स्वर्ण युग में धकेल दिया था। उनके ज्ञान और शिक्षाओं ने पृथ्वी को एक शांतिपूर्ण और समृद्ध ग्रह में बदल दिया था। लेकिन सदियां बीत गईं, जेलियंस का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन कम होता गया और उनकी शिक्षाएं धीरे धीरे कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा बनती गईं। नई पीढ़ियां आईं जिन्होंने जेलियंस के साथ सीधे संवाद नहीं किया था। वे उनके दिए गए ज्ञान को एक सामान्य बात मानने लगे और धीरे धीरे मानव स्वभाव की सबसे पुरानी कमजोरियां फिर से सतह पर आने लगीं। लालच, शक्ति की चाह और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। छोटी मोटी असहमति ने बड़े संघर्षों का रूप ले लिया। साझा ब्रह्मांडीय यात्रा का सपना धूमिल होता गया। प्रौद्योगिकी, जिसे जेलियंस ने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिया था, अब हथियारों और नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जाने लगी। पृथ्वी एक बार फिर टुकड़ों में बंट गई और प्रदूषण, सामाजिक असमानता और युद्धों ने ग्रह को लगभग तबाह कर दिया। जेलियंस की शिक्षाएं किताबों के पन्नों में दब गईं और उनके अस्तित्व को भी कुछ लोग कोरी कल्पना मानने लगे। इस अराजकता के बीच लुईस नाम का एक युवा वैज्ञानिक और इतिहासकार मानवता के इतिहास की सच्चाई को लेकर परेशान था। वह उन पुरानी कहानियों और अभिलेखों से मोहित था जो जेलियंस और पृथ्वी के स्वर्ण युग का वर्णन करते थे। लुईस को दृढ़ विश्वास था कि मानवता ने कुछ अनमोल खो दिया है और जेलियंस ही कुंजी थे। वह जानता था कि केवल उन्हें फिर से खोजकर ही ह्यूमैनिटी को बचाया जा सकता है। लुईस ने गुप्त रूप से एक पुराने जेलियन अंतरिक्ष यान के अवशेषों पर काम किया, जिसे सदियों पहले त्याग दिया गया था। कई वर्षों के अथक परिश्रम और कुछ वफादार साथियों की मदद से उसने उसे फिर से सक्रिय कर लिया। उसकी यात्रा का लक्ष्य एक ही था, प्लेनेट एक्स। लंबी और खतरनाक यात्रा के बाद लुईस प्लेनेट एक्स के सौर मंडल में पहुंचा, लेकिन उसने जो देखा उससे उसका दिल डूब गया। वह हरा भरा और नीला ग्रह, जिसका वर्णन पुराने अभिलेखों में किया गया था, अब एक विशाल बर्फीला बंजर भूमि था। प्लेनेट एक्स आइस एज में चला गया था। उसकी सतह पर बर्फ की मोटी चादरें बिछी हुई थीं और वह सुनसान लग रहा था। कोई ऊर्जा मंदिर नहीं, कोई जेलियन गतिविधि नहीं। लुईस ने कई दिनों तक ग्रह की परिक्रमा की, लगातार जेलियंस के जीवन के किसी भी संकेत की तलाश में स्कैन करता रहा।
उसने उन स्थानों पर अपने सेंसर भेजे जहां कभी ऊर्जा मंदिर होने का उल्लेख था, लेकिन उसे केवल ठंडी नीरवता मिली। निराशा उसके मन पर हावी होने लगी। क्या वह बहुत देर से आया था? क्या जेलियंस हमेशा के लिए चले गए थे? क्या मानवता सचमुच अकेली और बर्बाद होने वाली थी? वह निराशा में लगभग हार मान चुका था जब उसके जहाज के कंसोल पर एक कमजोर, अनियमित संकेत चमक उठा। यह प्लेनेट एक्स से नहीं आ रहा था। यह प्लेनेट एक्स के चंद्रमा से आ रहा था। चंद्रमा से रहस्यमय संकेत और लुइस की नई आशा। सिग्नल बहुत कमजोर था, मुश्किल से समझने योग्य, लेकिन यह निश्चित रूप से वहां था। लुइस की आंखों में एक नई चमक आ गई। इतनी निराशा के बाद यह आशा की एक किरण थी। उसने तुरंत अपने जहाज का मार्ग बदला और चंद्रमा की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह चंद्रमा के करीब आया, सिग्नल मजबूत होता गया और लुइस ने अपने सेंसर पर कुछ संरचनाओं का पता लगाया, कृत्रिम, लेकिन बर्फ और चट्टान की परतों के नीचे दबी हुई। ये जेलियन तकनीक के विशिष्ट संकेत थे जो उनकी कलात्मकता और ऊर्जा दक्षता को दर्शाते थे। उसने सावधानीपूर्वक अपने जहाज को चंद्रमा की सतह पर एक बड़े क्रेटर के पास उतारा, जहां से सिग्नल सबसे स्पष्ट था। क्रेटर के भीतर एक प्राचीन, जमे हुए प्रवेश द्वार के अवशेष थे जो बर्फ और धूल से ढके हुए थे। लुइस ने अपने रोबोटिक ड्रोन को भेजा ताकि वह प्रवेश द्वार को साफ कर सके और अंदर जा सके। कई घंटों के बाद ड्रोन ने बर्फ की परतों को भेदते हुए एक मार्ग खोल दिया। अंदर की हवा ठंडी थी लेकिन स्थिर थी। लुइस अपने सुरक्षात्मक सूट में अंदर दाखिल हुआ। गलियारे बर्फ और प्राचीन धातुओं से बने थे, लेकिन उनकी सतहों पर एक हल्की, चमकती हुई ऊर्जा थी जो उनके पथ को प्रकाशित कर रही थी। वह एक भूमिगत परिसर में था। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे संग्रहालय में आ गया हो जिसे लाखों वर्षों से किसी ने छुआ ना हो। गलियारों से गुजरते हुए वह एक बड़े कक्ष में पहुंचा। कक्ष के केंद्र में एक विशाल पारदर्शी क्रिस्टल चमक रहा था जो कमजोर रूप से धड़क रहा था। क्रिस्टल के चारों ओर दर्जनों जेलियन आंकड़े जमे हुए अवस्था में थे जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उनकी नीली त्वचा और चमकदार काली आंखें अभी भी स्पष्ट थीं, लेकिन वे निष्क्रिय थे, जैसे वे गहरी नींद में हों। यह कोई कब्रिस्तान नहीं था, यह एक अस्थायी ठहराव था। लुइस को समझ नहीं आ रहा था कि वे जमे हुए क्यों थे। क्या यह जेलियंस के ऊर्जा के रूप में बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा था या कुछ और? तभी क्रिस्टल से एक और स्पष्ट सिग्नल निकला, इस बार सीधे उसके दिमाग में, और उसने एक आवाज सुनी, या बल्कि एक विचारधारा महसूस की। आपका स्वागत है, पृथ्वी के पुत्र। हमें पता था कि आप आएंगे। लुइस ने चौंक कर चारों ओर देखा। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन यह आवाज स्पष्ट थी। हम जेलियंस हैं, विचारधारा जारी रही। हमने अपने ग्रह को छोड़ा है, लेकिन हमने यहां एक अंतिम संदेश और एक अंतिम आशा छोड़ी है। जेलियंस का अंतिम संदेश और लुइस का मिशन। लुइस ने क्रिस्टल के पास जाकर पूछा, आप यहां जमे हुए क्यों हैं? क्या आप हमें सुन सकते हैं? विचारधारा ने जवाब दिया, हमने अपने अस्तित्व के उच्च आयाम में जाने के लिए अपने भौतिक रूपों को छोड़ दिया है, जैसा कि हमने आपको सिखाया था। लेकिन हमें पता था कि मानवता भटक सकती है, कि आप अपनी जड़ों को भूल सकते हैं। इसलिए हम में से कुछ स्वयंसेवकों ने यहां प्लेनेट एक्स के चंद्रमा पर स्थानांतरण के अंतिम चरण को रोक दिया। हम चेतना की एक अवस्था में हैं जो आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। क्या आप हमें बचा सकते हैं? लुइस ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब मिश्रण था, उम्मीद और हताशा का। बचाव आपके भीतर है, पृथ्वी के पुत्र, जेलियन चेतना ने उत्तर दिया। हमने आपको ज्ञान और क्षमता दी है, लेकिन आपने उसे भूला दिया है। हमने देखा कि पृथ्वी कैसे फिर से संघर्षों में घिर गई। यह देखकर हमें बहुत दुख हुआ। हमें क्या करना चाहिए? लुइस ने बेसब्री से पूछा। जेलियन चेतना ने समझाया, आप मानवता के लिए एक सेतु हैं। हमने इस क्रिस्टल में वह सारी जानकारी संग्रहित की है जो हमारे और आपके बीच के संबंध को फिर से स्थापित कर सकती है। इसमें हमारे मूल सिद्धांत, हमारे अनुभव और वह ऊर्जा शामिल है जो पृथ्वी को फिर से अपने सही पथ पर ला सकती है। लेकिन इस जानकारी को सक्रिय करने के लिए आपको पृथ्वी पर उन लोगों को खोजना होगा जो अभी भी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए खुले हैं, जो अभी भी शांति और एकता में विश्वास करते हैं। यह क्रिस्टल एक स्मृति क्रिस्टल है। जब इसे पृथ्वी पर एक विशेष ऊर्जा केंद्र से जोड़ा जाएगा
जिसे हमने आपके ग्रह पर लाखों साल पहले बनाया था, लेकिन जिसे समय के साथ भुला दिया गया, तो यह ऊर्जा और ज्ञान को फिर से प्रवाहित करेगा। यह एक चिंगारी होगी, एक जागरण होगा। लुईस ने क्रिस्टल को देखा। यह एक भारी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसे लगा कि यह उसकी नियति है। उसने अपने मन में पूछा, और आप कब तक यहां रहेंगे? जेलियन चेतना ने धीरे से कहा, जब तक यह क्रिस्टल सक्रिय नहीं हो जाता या जब तक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। हमारा समय सीमित है, लेकिन हमारी आशा अनंत है। आपको पृथ्वी पर जल्दी लौटना होगा और उन्हें खोजना होगा जो सुनने को तैयार हैं। यह आपका मिशन है। लुईस ने अपनी वापसी की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। वह अब निराश नहीं था। उसे एक उद्देश्य मिल गया था। वह जानता था कि पृथ्वी पर उसका काम आसान नहीं होगा। मानवता को विश्वास दिलाना कि एलियन ने उन्हें जीवन दिया और अब उन्हें खुद को बचाने के लिए उनकी पुरानी शिक्षाओं को फिर से अपनाना होगा, एक कठिन चुनौती होगी। लेकिन लुईस को अब अकेला नहीं था। वह जानता था कि प्लेनेट एक्स के चंद्रमा पर कुछ जेलियंस मानवता के भविष्य के लिए अपनी चेतना को रोके हुए थे, उसकी सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या लुईस पृथ्वी पर विश्वासियों को ढूंढ पाएगा? क्या वह स्मृति क्रिस्टल को सक्रिय कर पाएगा और मानवता को उसके भाग्य से बचा पाएगा? और यही कहानी खत्म कर दी। मैंने पूछा मेरे भाई से कि आगे क्या हुआ, और उसने बहुत गहरा जवाब दिया, वो तो हमें करना है।